द्रवों में पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जैसे ये दो परमाणु हैं, इस परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। इस परमाणु के नाभिक में भी धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन हैं। जैसे ही ये परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, जब इनके बीच की दूरी r0 जो कि 10⁻⁻10 मीटर होती है, ये साम्य दूरी कहलाती है। साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये ऐसी दूरी है। देखिए यहां प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, वैद्युत आकर्षण बल लगते हैं। इस वैद्युत आकर्षण बल से ही इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं या ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से परमाणु में नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, ये प्लस इन माइनस को आकर्षित करता है, ये माइनस इन माइनस को प्रतिकर्षित करता है, ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करता है। यानी दो परमाणु जैसे करीब आते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण के बल प्रभावी हो जाते हैं। अगर दूरी r0 है, 10⁻⁻10 मीटर है, तो नेट बल 0 होता है। मतलब जितना आकर्षण होता है उतना ही प्रतिकर्षण बल होता है। दूरी r0 से स्मॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो बल नेट प्रतिकर्षण होता है। अगर r0 से ज्यादा हो जाती है तो बल आकर्षण होता है, और अगर बहुत दूरी ज्यादा होती है तो बल टेंड्स टू 0 हो जाता है। जैसे कि गैस के अणुओं में दूरी अधिक होने पर उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। ऐसा कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच एक आदर्श स्प्रिंग जैसे जुड़े हुए हों। हम जानते हैं अगर ये दूरी r0 है स्प्रिंग की, तो ऐसी अवस्था में सामान्य स्थिति में रहते हैं। अगर इसको दबाया जाए थोड़ा सा तो बल प्रतिकर्षण होगा, अगर थोड़ा सा खींचा जाए तो बल आकर्षण होगा, और अगर बहुत ज्यादा खींच दिया जाए तो स्प्रिंग खींचा हुआ रह जाता है परमानेंट, यानी कि इसके बीच आकर्षण बल समाप्त होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो परमाणुओं के बीच धनावेश और ऋणावेश के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लगते हैं, वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण के बल लगते हैं, इनका व्यवहार इस तरीके का होता है जैसे कि दो परमाणु एक दूसरे से r0 या स्प्रिंग से जुड़े हुए हों। स्प्रिंग नहीं होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार होता है जैसे कि एक काल्पनिक स्प्रिंग से जुड़े हुए हों। और नेट दूरी r0 होने पर बल 0 होता है, दूरी कम होने पर प्रतिकर्षण यानी स्प्रिंग दब जाएगा एक तरह से, और दूरी ज्यादा होने पर आकर्षण होता है, और बहुत ज्यादा दूरी होने पर आकर्षण बल भी घटता घटता लगभग 0 हो जाता है। ठोस अवस्था में दूरी r0 होती है, द्रव अवस्था में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैस अवस्था में बहुत ज्यादा होती है। गैस अवस्था में बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण ही गैस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल यानी अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल नगण्य होते हैं। अणु या परमाणु, कुछ पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ परमाणविक अवस्था में होते हैं। जिस तरह से बल अणुओं के बीच लगता है उसी तरह से परमाणुओं के बीच भी लगता है। अब जैसे हम द्रव की बात करें, द्रव के दो अणुओं के बीच दूरी r0 से थोड़ा सा ज्यादा होती है। r0 से ज्यादा होने का मतलब है कि लगभग 10⁻⁻9 मीटर की डिस्टेंस, अगर हम कहें यहां से ये 10⁻⁻9 मीटर है, तो यहां तक की वो दूरी है जिस दूरी होने पर दो अणुओं के बीच आकर्षण का बल लगता है, और उससे ज्यादा दूरी होने पर बल आकर्षण लगभग नगण्य हो जाता है। तो एक तरह से 10⁻⁻9 मीटर दूरी आणविक परास कहलाती है। आणविक परास, मोलिकुलर रेंज। ये परास उसी तरह का शब्द है जैसे कि प्रक्षेप गति में हमने पढ़ा था, परास रेंज, दूरी, जहां तक अधिकतम ये कार्य करता है। तो 10⁻⁻9 मीटर की दूरी आणविक परास है,
और इस अणु से 10 की घात -9 मीटर की दूरी पर जो भी अणु होंगे उन अणुओं का इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इधर भी बल कार्य करता है, ऐसे भी बल कार्य करता है, ऐसे भी बल कार्य करता है, और यहां नेट बल 0 होता है। और ये अणु, इसके बाहर के अणु से आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि इतनी दूरी तक ही इनमें आकर्षण बल होता है। ये अणु अपने चारों ओर के 10 की घात -9 मीटर की दूरी अणुओं से उससे बंधा हुआ है। यानी द्रव के पृष्ठ के अंदर जो भी अणु है वो 10 की घात -9 मीटर की दूरी आणविक परास की दूरी से चारों ओर से बंधे रहते हैं और उनका नेट बल 0 होता है। इसी वजह से ये अणु इधर उधर यहां गतिशील रहते हैं, क्योंकि कुछ बल का मान कम ज्यादा होता रहता है, तो यहां ये पृष्ठ के अंतर्गत इधर उधर गतिशील रहते हैं। स्थानांतरिय गति एक तरह से ये हो गई। अब देखिए, जैसे ही यहां ये दूरी मान लीजिए 10 की घात -9 मीटर है, तो क्या होगा, जब अणु यहां है तो यहां तक इस अणुओं के कारण नेट बल 0 हो गया, और जैसे ये अणु यहां से यहां आएगा, इधर कम अणु होंगे और इधर ज्यादा अणु होंगे, ऊपर अणु नहीं रहे हैं, तो इधर अणु कम है, इसलिए इधर बल कम होगा, इधर बल ज्यादा होगा, नेट बल नीचे की ओर लगने लगेगा। अगर ये अणु यहां का है तो ऊपर की स्थिति ये हो गई कि ऊपर यहां अणु नहीं है, इन अणुओं के द्वारा थोड़ा सा बल आकर्षण ऊपर और इनके द्वारा ज्यादा आकर्षण बल, यानी और ज्यादा बल इस पर लगता है। अगर ये अणु ठीक पृष्ठ का है, ऊपर चूंकि कोई अणु नहीं है, इधर अणु है, इधर अणु है, तो इनके कारण नेट बल नीचे की ओर कार्य करना शुरू कर देता है। अगर अणु द्रव के अंदर है, चारों ओर अणुओं के द्वारा आकर्षण बल लगता है, नेट बल 0 होता है। अणु यहां है तब भी नेट बल 0 होता है, क्योंकि ऊपर दूरी r0 के नियर 10 की घात -9 मीटर के करीब की रह गई। आणविक परास में यह अणु है तो नेट बल यहां भी 0 है। जैसे यहां से ऊपर चलना शुरू होगा, नेट बल नीचे की ओर और ज्यादा और यहां मैक्सिमम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई अणु यहां से ठीक पृष्ठ के अणु तक जाता है तो उसको नीचे की ओर एक बल के, आकर्षण बल के कारण वापस चलकर आना पड़ेगा, यानी यहां से यहां तक अणु को जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य के बराबर इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं इसे, द्रव के पृष्ठ की पृष्ठ ऊर्जा। और ये बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के वातावरण से ऊष्मा लेकर अपनी ऊर्जा मेंटेन कर लेता है, यानी टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। लेकिन जैसे अणु यहां से आएगा, इसका टेम्परेचर कुछ कम होगा, ऊर्जा कम होगी, इसलिए द्रव के पृष्ठ में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। और यहां से ऊपर तक आने में, यानी पृष्ठ तक आने में, नीचे वाले अणुओं के कारण, आकर्षण के कारण कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले अणु इस पर एक नेट बल पृष्ठ के लंबवत द्रव के अंदर की ओर कार्य करते हैं। इस द्रव के अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत द्रव के अंदर की ओर जो नेट बल कार्य करता है पृष्ठ के पास से, इसी के कारण देखो, इस अणु की बात करें अगर हम, तो इस अणु पर पृष्ठ के लंबवत द्रव के अंदर की ओर एक नेट बल कार्य कर रहा है, क्योंकि यहां अणु है, ऊपर नहीं है। इसी नेट बल के कारण पृष्ठ के सभी अणुओं में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतरा आणविक बल हैं। अंतरा आणविक बल हैं। ये अंतराणविक बल आसंजक भी होते हैं और ससंजक भी होते हैं। आसंजक मतलब एडेसिव, ससंजक मतलब कोहेसिव, यानी एक ही तरह के। आसंजक विपरीत तरह के, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को, अंतराणविक बल को आसंजक कहते हैं। और एक ही तरह के समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। तो यहां द्रव के अणुओं के बीच जो आपस में बल कार्य कर रहे हैं उन्हें ससंजक कहते हैं। जैसे ये कांच की दीवार हो, बर्तन है कोई ना कोई, ये अणु इसके भी इसके करीब है,
तो इस और इस अणु के बीच जो कार्य करने वाला बल है, आकर्षण बल है, वो आसंजक बल कहलाता है। तो द्रव के पृष्ठ में अणुओं पर एक नेट बल पृष्ठ के लंबवत द्रव के अंदर की ओर कार्य करता है। इसका कारण है अंतराण्विक बल, और इसी नेट बल के कारण द्रव के पृष्ठ में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होती है, इस हिसाब से मापी जाती है। मान लीजिए द्रव का ऊपरी पृष्ठ ये है, ऊपरी पृष्ठ पर हमने कोई भी एक काल्पनिक L लंबाई की रेखा मान लीजिए खींच ली है। द्रव यहां जो अणु है उन पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर तो एक बल कार्य कर ही रहा है, लेकिन पृष्ठ के समांतर इन अणुओं के इधर वाले अणु ऐसे आकर्षण बल लगाएंगे, इन अणुओं पर ऐसे लगेगा, इन अणुओं पर ऐसे लगेगा, और ये पृष्ठ के समांतर हो गया। इधर वाले अणु भी ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं। अगर हम इधर वाले अणुओं को छोड़ दें, यानी केवल L लंबाई हो और पृष्ठ के समांतर एक दिशा की हम बात करें, तो एकांक लंबाई पर अगर पूरी लंबाई पर F बल लगता हो तो L लंबाई पर लगने वाला बल F है और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L है। इसी को हम पृष्ठ तनाव T की परिभाषा फॉर्मूले के आधार पर देते हैं, यानी T टेंशन, सरफेस टेंशन हो गया, तो F/L T, यानी कि T बराबर F/L द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की, क्योंकि वास्तव में कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और ये पृष्ठ के समांतर ही होता है। तो पृष्ठ के समांतर लंबाई के लंबवत एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उससे हम पृष्ठ तनाव मापते हैं, यानी न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, और इस तरीके से पृष्ठ तनाव को डिफाइन किया जाता है।